जब मैं 10 साल का था तब मेरे पापा अचानक दुनिया छोड़कर चले गए। वकील ने मुझसे पूछा था, तुम अपनी असली माँ के साथ रहना चाहते हो या तुम्हारे पापा जो 200 मिलियन युआन छोड़कर गए हैं वो लेना चाहते हो? पिछली जिंदगी में मैं रो रो कर माँ के पीछे भागा था, लेकिन उसने पापा की मौत का मुआवजा लिया और पड़ोसी ओल्ड वांग नहीं अंकल झाओ से शादी कर ली। उनकी नजरों में मैं बोझ बन गया था। आखिरकार सिर्फ 28 साल की उम्र में मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते मौत आ गई। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो जिंदगी सच में दयनीय और हंसी वाली लगती है। मैं कितना बेवकूफ था और अब किस्मत हमें फिर उसी मोड़ पर ले आई है। मेरे सामने खड़ी वो औरत फूट फूट कर रो रही है। ओल्ड निंग, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? मैं और मेरा बच्चा अब कैसे जिएंगे? वो ऐसे रो रही थी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। अगर किसी ने उसे पकड़ा ना होता तो वो वहीं धड़ाम से गिर जाती। पिछली जिंदगी में मैं उसकी एक्टिंग में आ गया था। मुझे लगा था वो सच में टूट चुकी है, कि वो मेरे बिना जी ही नहीं पाएगी। मैं भाग कर गया, उसके पैरों से लिपट गया और रोते हुए बोला कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ? उसने वो सारा पैसा ले लिया जो मेरे पापा ने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया था, और सिर्फ 3 महीने बाद वो खुशी खुशी किसी और आदमी से शादी कर बैठी। झाओ कियांग, जिसके बारे में वो कहती थी वो हमेशा हमारी मदद करता आया है। हद तो तब हो गई जब पापा की राख भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी और वो आदमी हमारे घर में आकर रहने लगा, यहाँ तक कि उसी नए बिस्तर पर सोया जिस पर कभी मेरे पापा सोते थे। और मैं उनकी आंखों में कांटा बन गया था, अनचाहा, परेशान करने वाला एक बोझ। झाओ कियांग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। वो मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं उसकी लाइफ का विलेन हूँ। लीलान अपने सौतेले बेटे को खुश करने के लिए मुझे बेरहमी से मारती थी, गालियां देती थी जैसे मैं इंसान नहीं कोई नौकर हूँ। पापा जो पैसा छोड़कर गए थे वो उनकी ऐशो आराम की लाइफ का फंड बन गया। उस सौतेले बेटे की रंगरेलियों का खर्च, उसके दिखावे और शौक सब मेरे पापा के पैसों से चलता था और मैं तो बस एक इस्तेमाल होने वाला मोहरा था। यहाँ तक कि अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए भी मुझे कबाड़ बीनना पड़ता था। मैं हाई स्कूल तक पूरा नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे घर से निकालकर काम पर भेज दिया। बहाना क्या था? लड़कों को जल्दी इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। हाँ, क्या मजाक था। मैंने 10 साल तक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोई और फिर एक दिन ओवरवर्क की वजह से मेरा शरीर जवाब दे गया। मैं जलते हुए लोहे की सरियों के ढेर पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। लीलान ने मुझे कसकर गले लगाया और बोली, बेटा डर मत, अब से माँ तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। वो मुझे पकड़कर रो रही थी, नाक बह रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ और ही छिपा था। एक ऐसी लालच, एक ऐसी बेचैनी जो मुश्किल से दिखाई देती थी। इस बार उसे देखकर मुझे पिछली जिंदगी जैसा दुख नहीं हुआ। मैं बस चुपचाप ठंडे चेहरे के साथ उसकी ये शानदार एक्टिंग देखता रहा। उसी वक्त पापा के पुराने दोस्त और उनके वकील अंकल झो आगे आए। अंकल झो ने गहरी सांस ली, मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकालते हुए बोले, लीलान, ये निंगे की वसीयत है। उनकी आवाज आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। निंगे ने हर हालत के बारे में पहले से सोच रखा था। उनके नाम पर कुल 200 मिलियन युआन की संपत्ति है जिसका लीगल नोटराइजेशन भी हो चुका है। अब 2 ऑप्शन है। पहला, अगर शाओ यी अपनी माँ के साथ रहना चुनता है तो ये पैसा उसके पालन पोषण और भविष्य के खर्च के लिए ट्रस्ट में रखा जाएगा जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। ये सुनते ही लीलान की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ गई। वो वसीयत को ऐसे घूर रही थी जैसे सामने सोने का पहाड़ रख दिया हो। अंकल झो ने आगे कहा, दूसरा, अगर शाओ यी अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता तो पूरा पैसा एक अलग ट्रस्ट फंड में जाएगा जिसे मैं मैनेज करूंगा। उस पैसे पर सिर्फ शाओ यी का अधिकार होगा। लीलान को उसमें से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पूरा माहौल अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सबकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। एक 10 साल के बच्चे पर। लीलान का शरीर साफ साफ अकड़ गया। वो अविश्वास से अंकल झो को घूर रही थी जैसे कह रही हो, ऐसा ऑप्शन भी कोई देता है क्या? लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर से दुख वाली एक्टिंग चालू हो गई। वो तुरंत मुझे कसकर गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। अरे वकील साहब, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं अपने बेटे को कैसे नहीं चाहूंगी? शाओ यी तो मेरी जान है। वो ऊपर से रो रही थी लेकिन नीचे से मेरी बाह को जोर से चुटकी काट रही थी और फिर कान के पास दांत पीसते हुए फुसफुसाई, निंगी, अगर तूने जरा भी उल्टा सीधा बोला ना तो जान से मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मतलब मेरा पैसा। पिछली जिंदगी में मैं ये सुनकर डर से कांप गया था और उसकी बातों में आ भी गया था। माँ तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन आ रही थी, उल्टी तक आने लगी थी।
मुझे साफ महसूस हो रहा था मुझे पकड़ते हुए उसका हाथ कांप रहा था, दुख से नहीं, लालच और एक्साइटमेंट से। जिंदगी में उसने कभी इतना पैसा देखा ही नहीं था। उसके दिमाग में तो अभी से सपने चल रहे थे, झाओ कियांग के साथ आलीशान लाइफ, पैसे उड़ाना, मौज करना। मैंने धीरे धीरे उसकी दम घोंटने वाली पकड़ से खुद को छुड़ाया और जैसे ही आजाद हुआ, मैंने सिर उठाकर सीधे अंकल झोऊ की तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ हैरानी थी। मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, अंकल झोऊ, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। मुझे वो 200 मिलियन चाहिए। पूरा शोक सभा हॉल एकदम शांत हो गया, इतनी शांति कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी ने दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। लीलान के चेहरे पर जो दुख था वो उसी पल जम गया, फिर धीरे धीरे टूटने लगा और आखिर में उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज बची, भयानक गुस्सा और यकीन ना कर पाने वाला डरावना चेहरा। लीलान चीख पड़ी, निंगी, तूने अभी क्या कहा? उसकी आवाज इतनी तेज और कर्कश थी जैसे किसी के कान फाड़ दे, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। मैंने दोबारा कहा, आवाज धीमी थी लेकिन हर शब्द कील की तरह चुभ रहा था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे पैसे चाहिए। लीलान पागलों की तरह चिल्लाई, तू पागल हो गया है क्या, नालायक औलाद, मैं तेरी सगी माँ हूँ। इस बार वो पूरी तरह कंट्रोल खो चुकी थी। वो सड़क छाप लड़ाकू औरत की तरह मुझ पर झपटी और सीधा मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। वो थे अंकल झोऊ। अंकल झोऊ का चेहरा गुस्से से सख्त हो चुका था। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, लीलान, जरा शांत हो जाइए, ये निंग भाई की शोक सभा है और ये शाओ यी का खुद का फैसला है। लीलान तुरंत चीखी, एक बच्चा क्या समझता है, जरूर आपने ही इसे भड़काया है। अंकल झोऊ ने घिन भरे चेहरे से उसका हाथ झटक दिया, फिर साफ आवाज में बोले, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये निंग भाई की वसीयत है और इसकी कानूनी ताकत है। चूंकि शाओ यी अपना फैसला ले चुका है तो मैं अभी इसी वक्त आगे की प्रक्रिया शुरू करूंगा। आज से आप इसकी कानूनी अभिभावक नहीं रही। लीलान पूरी तरह जड़ हो गई। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी, जहर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका बेटा नहीं, जन्मों का दुश्मन हूँ। शायद वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका डरपोक और हमेशा चुप रहने वाला बेटा अचानक इतना ठंडा कैसे हो गया। लेकिन मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं था। मैं सीधा अंकल झोऊ के पास गया, उनकी आस्तीन हल्के से पकड़कर पूछा, अंकल, क्या पापा को पहले से सब पता था? ये सुनते ही अंकल झोऊ का शरीर हल्का सा कांप गया। वो नीचे बैठ गए और काफी देर तक मेरी आंखों में देखते रहे, फिर भारी दिल से सिर हिलाया। तुम्हारे पापा बहुत समझदार इंसान थे, बस वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। हाँ, पापा इतने समझदार थे तो वो लीलान की असली फितरत कैसे नहीं समझते? उन्हें सब पता था, लेकिन सिर्फ मुझे एक पूरा परिवार देने के लिए वो सब सहते रहे। फिर जब उन्हें पता चला कि उनकी बीमारी लाइलाज है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तब उन्होंने मेरे लिए ये रास्ता तैयार किया। पिछली जिंदगी में मैं कितना बेवकूफ था, मैंने अपने ही हाथों से पापा के आखिरी प्यार को बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस बार नहीं, इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैंने वो 200 मिलियन चुने। आखिर में लीलान को उसके रिश्तेदार घसीटकर बाहर ले गए, लेकिन जाते वक्त उसकी आंखों में जो जहर था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालांकि अब मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। जिस पल मैंने अपना फैसला लिया, उसी पल हमारे बीच का माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो गया। अब सिर्फ नफरत बची थी। उसके बाद अंकल झोऊ मेरे नए गार्जियन बने और वो सच में ईमानदार और भरोसेमंद इंसान थे। पापा के अंतिम संस्कार के बाद अंकल झोऊ मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मेरे सामने इन्वेस्टमेंट्स की एक लंबी लिस्ट रखी। ये सारे प्रोजेक्ट्स वो थे जिन पर पापा ने मरने से पहले रिसर्च और काम किया था, लेकिन मैंने बिना समय गवाए सीधा आखिरी पेज पलट दिया। फिर कहा, अंकल झोऊ, ये सब बेच दीजिए। अंकल झोऊ चौंक गए, क्या? शाओ यी, ये सब ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। तुम्हारे पापा ने बहुत सोच समझकर चुने थे। ये काफी स्टेबल हैं। मैंने सिर हिलाया, बहुत स्लो हैं। फिर मैंने उंगली उठाकर लिस्ट में कुछ साधारण से दिखने वाले नामों की तरफ इशारा किया। सारा पैसा इन कंपनियों में लगाइए। अंकल झोऊ ने भौहें सिकोड़ ली। टेंसेंट, अलीबाबा, ये कैसी कंपनियां हैं? मैंने तो इनके बारे में कभी सुना तक नहीं। शाओ यी, इन्वेस्टमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने शांत होकर पूछा, अंकल झोऊ, क्या आप मेरे पापा पर भरोसा करते थे? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मुझ पर भी भरोसा कीजिए। इस बार पापा ने मुझे सपने में बताया है। हाँ, बहाना थोड़ा घटिया था, लेकिन मेरे पास और ऑप्शन भी क्या था? लेकिन जब अंकल झोऊ ने मेरी आंखों में देखा, एक 10 साल के बच्चे की आंखें इतनी शांत और ठंडी नहीं हो सकती थी। शायद इसी वजह से वो जैसे किसी जादू में आकर मान गए। उन्हें क्या पता था, जिन नामों पर मैंने उंगली रखी थी, अगले 10 सालों में वही पूरी दुनिया हिला देने वाले थे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनने वाली थीं।
और मैं उनका सबसे रहस्यमयी शेयर होल्डर। सब अरेंजमेंट्स खत्म होने के बाद मैंने आखिरकार चैन की सांस ली और अपनी नई जिंदगी का लक्ष्य तय कर लिया। लेटना, हाँ, बस आराम से जिंदगी जीना। पिछली जिंदगी में मैंने खुद को काम करते करते घिस दिया था। इस बार मैं आराम से जीना चाहता था। मैंने अंकल जो से कहा कि मुझे सबसे अच्छा स्कूल दिलवाएं, लेकिन पढ़ाई में जान लगाने के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि वहाँ का माहौल बढ़िया था और कैंटीन का खाना टॉप क्लास। मैंने जिम शुरू किया, किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए कि 6 नहीं सीधे 8 पैक एब्स बने और वी लाइन ऐसी हो कि कपड़ों में हीरो लगूं। मैंने चीन की 8 बड़ी कुजीन सीखनी शुरू कर दी, अपनी खुद की शराब बनाना भी, शेफ बनने के लिए नहीं, बस अपनी जीभ की खुशी के लिए। बाकी सारी टेंशन मैंने अंकल जो पर डाल दी और बाद में उस प्रोफेशनल टीम पर जो उन्होंने मेरे लिए बनाई थी। उस टीम का लीडर था लाओ वू, वॉल स्ट्रीट से लौटा हुआ एक टॉप लेवल एक्सपर्ट। मैंने उसे उसकी पुरानी सैलरी से 3 गुना ज्यादा देकर हायर किया, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त थी, मुझे परेशान मत करना, छोटी मोटी चीजें खुद संभालो और अगर कुछ नहीं संभल रहा तो बस कंपनी दिवालिया मत कर देना। लाओ वो मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं किसी अमीर जमींदार का बिगड़ा हुआ निकम्मा बेटा हूँ, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करता रहा और धीरे धीरे मेरी जिंदगी एक असली बॉस जैसी बन गई। बॉस, टेंसेंट का स्टॉक फिर 3 गुना बढ़ गया। हमने इस बार 5 बिलियन कमा लिए। ओह अच्छा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल की रेसिपी रिसर्च कर रहा हूँ। बॉस, अलीबाबा अब पब्लिक होने वाली है, हमारी आईपीओ वैल्यू 100 बिलियन से ऊपर जाने वाली है। बॉस, हम ठीक है, जरा ये देखो, मैंने जो नई पीली वाइन बनाई है उसका टेस्ट कैसा है? बॉस, आपने पिछली बार जो जमीन ऐसे ही खरीद ली थी, सरकार अब उसे नया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने वाली है, उसकी कीमत 100 गुना बढ़ चुकी है। धीरे धीरे लाओ वो भी मेरी आरा मतलब लाइफस्टाइल का आदी हो गया, यहाँ तक कि वो खुद ही मेरे लिए अरबों के छोटे मोटे बिजनेस फिल्टर करने लगा और मैं तो आलस और ऐश की दुनिया में और गहराई तक उतरता चला गया। मेरी दौलत बर्फ के गोले की तरह बढ़ती गई, लेकिन नंबरों से मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। अब मुझे सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी थी, खुद को और आरामदायक जिंदगी कैसे दूं। धीरे धीरे मैं अमीरों की दुनिया में एक रहस्यमयी कहानी बन गया। किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ, बस इतना पता था कि एक मिस्टर निंग हैं, बेहद अमीर, लेकिन शायद ही कभी दिखाई देते हैं। फिर मेरे 18 साल के होने पर एक औरत ने मेरी ये शांत और आराम भरी जिंदगी हिला दी। शाओ वान किंग, मेरी पिछली जिंदगी वाली मंगेतर। हमारी सगाई मेरे दादाजी ने तय की थी, लेकिन पापा के जाने के बाद हमारा परिवार टूट गया और फिर उस रिश्ते का किसी ने कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि पापा की छोड़ी हुई विरासत 10 साल बाद एक विशाल बिजनेस साम्राज्य बन जाएगी। मैंने जानबूझकर हमेशा लो प्रोफाइल रहना चुना था, लेकिन निंग परिवार की वापसी फिर भी शाओ परिवार की नजरों से बच नहीं पाई। इसलिए मेरे 18वें जन्मदिन पर शाओ परिवार के मुखिया खुद अपनी प्यारी पोती को लेकर मिलने आए। ऊपर से बहाना था पुरानी शादी की बात पूरी करना, लेकिन असली वजह पैसा हमेशा रिश्तों को याद दिला देता है। मैंने पहली बार शाओ वानकिंग को अंकल जो के घर के लिविंग रूम में देखा। उसने सफेद रंग का फिटेड सूट पहना हुआ था, लंबे बाल सलीके से बंधे हुए, चेहरे पर हल्का लेकिन बेहद क्लासी मेकअप। वो खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन बर्फ के पहाड़ जैसी ठंडी। उसके आसपास ऐसा माहौल था कि कोई आसानी से पास आने की हिम्मत ना करे। वो बिल्कुल वही परफेक्ट बिजनेस वुमन थी जिसे परिवार के वारिस की तरह पाला गया हो। तर्कशील, मजबूत, शांत। सुना था उसने 20 साल की उम्र में 2 डॉक्टरेट कर ली थी और 22 की उम्र में फैमिली बिजनेस संभाल लिया था। उसके निर्दयी बिजनेस तरीकों से बड़े बड़े चालाक व्यापारी भी डरते थे। उसकी दुनिया में सिर्फ 3 चीजें थी, करियर, फायदा, डेटा, इमोशंस। उसके लिए वो सबसे बेकार कमजोरी थे। वो मेरे सामने बैठी थी, पैर पर पैर चढ़ाकर। उसकी नजरें मुझे ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे कोई मशीन इंसान को चेक कर रही हो, बिना किसी शर्म के सीधा निरीक्षण। और मैं अभी अभी जिम से लौटा था, ढीले स्पोर्ट्स कपड़े पहने हुए, बाल अभी भी पसीने से गीले थे। मैं आलस से सोफे पर फैल गया और आराम से एक सेब उठाकर खाने लगा। मेरा ये कैजुअल रवैया साफ तौर पर उसे पसंद नहीं आया। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सुना है हाई स्कूल के बाद तुमने आगे पढ़ाई जारी नहीं रखी? हम पढ़ाई बहुत थका देती है। शाओ वानकिंग ने ठंडी नजर से पूछा, तो अब क्या करते हो? ओह, जिम जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, शराब बनाता हूँ और रिसर्च करता हूँ कि और आराम से कैसे लेटा जाए। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, फिर उसके होंठों पर हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान आई। तो सच कहूँ, तुम बस एक निकम्मे अमीरजादे हो। मैंने बेफिक्री से कंधे उचका दिए। वो हल्का सा ठंडी हंसी हंसी, उसकी आंखों में अब साफ साफ तिरस्कार था। निंगी,
सीधी बात करते हैं। ये शादी हमारे दादा दादी के जमाने का मजाक है, इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं। मैं शाओ वानकिंग, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, न कि ऐसा बेकार इंसान जिसे सिर्फ खाना पीना और मौज करनी आती हो। फिर उसने बेहद ठंडे अंदाज में कहा, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। वो ऐसे बोल रही थी जैसे कोई महारानी गरीब प्रजा पर दया कर रही हो। मुझे उम्मीद है तुम खुद जाकर मेरे दादाजी से ये रिश्ता खत्म करने की बात करोगे। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ या हमारी कंपनी में कोई आरामदायक नौकरी दिलवा सकती हूँ। मैं लगभग मुंह में रखा सेब थूक ही देता। पैसे? नौकरी? क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि जिस शाओ ग्रुप पर उसे इतना घमंड है वो मेरी कुल संपत्ति के सामने सिर्फ छुट्टे पैसे जैसा है? उसका घमंडी चेहरा देखकर मुझे अचानक मजा आने लगा। पिछली जिंदगी में मेरे पास उसे देखने तक का हक नहीं था और इस जिंदगी में वो मेरे सामने बैठकर मुझे कंपेंसेशन ऑफर कर रही थी। मैंने मुंह पोंछा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है। शाओ वांकिंग एक पल के लिए चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसने फिर अपने ठंडे चेहरे के साथ पूछा, तो क्या चाहिए तुम्हें? मैं खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसके पास गया, फिर झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर वहीं जम गया। उसके परफ्यूम की ठंडी और तेज खुशबू साफ महसूस हो रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, ऐसी आवाज जो सिर्फ हम दोनों सुन सकें, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जाकर अपने दादाजी से कहो कि तुम निंगी के लायक नहीं हो। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। शायद उसने जिंदगी में पहली बार कोई इतना घमंडी इंसान देखा था। उसने तुरंत मुझे जोर से धक्का दिया और गुस्से में खड़ी हो गई। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो चुका था। निंगी, इतने बेशर्म मत बनो। मैं आराम से वापस सोफे पर बैठ गया, टांग पर टांग चढ़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, मिस शाओ, सबसे पहले मुझे नीचे आपने समझा था, है ना? वो ऊपर से मुझे घूरते हुए बोली, तुम जैसे इंसान के पास है ही क्या, सिवाय अमीर घर में पैदा होने के, जो इंसान दिन भर कुछ ना करे, बस पड़े पड़े जिंदगी काटे और मरने का इंतजार करे। उसमें और परजीवी में क्या फर्क है? मैंने फिर कंधे उचका दिए। फर्क ये है कि मुझे अपनी जिंदगी पसंद है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कम से कम मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो मशीन बनकर जीते हैं। हर खुशी, हर दुख, हर रिश्ते में सिर्फ फायदा और नुकसान गिनते रहते हैं। मेरी बात सीधे उसके दिल पर लगी। उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। उसने मुट्ठियां कस ली, फिर ठंडी आवाज में बोली, हम दोनों अलग रास्तों के लोग हैं, हम कभी साथ नहीं चल सकते। मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे मुड़ गई। उसकी वो घमंडी पीठ बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई हारा हुआ लेकिन अब भी अकड़ में चल रहा हंस। तभी अंकल जो अपने स्टडी रूम से बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। शाओ यी, क्या तुमने थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर दी? बीजिंग में शाओ परिवार का काफी दबदबा है। मैंने आराम से कहा, अंकल जो, रिश्ता तोड़ना उसी का फैसला था, मैंने उसे भगाया थोड़ी ना है। फिर हल्की हंसी के साथ बोला, और वैसे भी जो इंसान अपनी शादी तक खुद तय नहीं कर सकता वो जिंदगी में कितना बड़ा काम कर लेगा। मैंने उस दिशा में देखा जहां शाओ वांकिंग अभी अभी गई थी। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी। पिछली जिंदगी में वो आसमान में चमकता चांद थी और मेरे पास उसे देखने तक का हक नहीं था। लेकिन इस जिंदगी में मेरी नजरों में वो बस एक बेचारी इंसान थी जो अपने ही परिवार के पिंजरे में कैद थी। और सच कहूँ, मुझे इंतजार था उस दिन का जब उसका पूरा परफेक्ट कंट्रोल टूटेगा। उसका वो बिखरा हुआ चेहरा देखने में काफी मजा आता। सगाई वाला ड्रामा जल्दी ही खत्म हो गया। शाओ वांकिंग ने अपना वादा निभाया। कुछ ही दिनों बाद शाओ परिवार ने आधिकारिक तौर पर रिश्ता खत्म होने की घोषणा कर दी और मुझे तो बस चैन मिल गया। मैं फिर अपनी आराम भरी जिंदगी में वापस लौट आया। लाओवू का फोन रोज टाइम पर आता था। बॉस, आज फिर इतने छोटे गोल्स कमा लिए। धीरे धीरे मेरी पर्सनल संपत्ति इतनी बढ़ गई कि मैं खुद उसका हिसाब लगाने में आलस करने लगा। लेकिन इसके बावजूद मैं रोज वही सस्ते स्पोर्ट्स कपड़े पहनता था, एक आम सी गाड़ी चलाता था और जिम से मार्केट तक ऐसे घूमता था जैसे कोई नॉर्मल इंसान। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक फरिश्ते से हुई, एक लगभग बंद होने वाली मिठाई की दुकान में। पुराने शहर की एक तंग गली में छुपी हुई छोटी सी दुकान। पूरा इंटीरियर पुरानी स्टाइल में बना था और वहाँ ऐसी पारंपरिक मिठाइयाँ बिकती थीं जो लगभग दुनिया से गायब हो चुकी थीं। दुकान के बाहर लगे हाथ से लिखे लकड़ी के बोर्ड ने मेरा ध्यान खींच लिया। आज की स्पेशल डिश ओस्मेंथस शुगर स्टीम्ड चेस्टनट केक। ये वही मिठाई थी जो बचपन में पापा मेरे लिए बनाया करते थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। टिन टिन, हवा की घंटी बज उठी। तभी रसोई से एक लड़की बाहर आई।
उसने हल्के नीले रंग की च्योंगसम पहनी हुई थी। लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। चेहरे पर बिल्कुल मेकअप नहीं था और अचानक ग्राहक आने पर उसके चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये अजीब एहसास था। वो शाओ वानकिंग जैसी आक्रामक खूबसूरती नहीं थी, बल्कि जैसे कोई साफ बहता झरना, शांत, साफ, सुकून देने वाला। उसे देखते ही दिल को आराम सा महसूस हुआ। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या ओस्मेंथस शुगर स्टीम्ड चेस्टनट केक अभी भी मिलेगा? पता नहीं क्यों मेरी आवाज थोड़ी सूखी लग रही थी। लड़की एक पल रुकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बिल्कुल ऐसी थी जैसे शांत झील पर हल्की हवा चल गई हो। हाँ बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसकी आवाज भी बेहद प्यारी थी, नरम, मीठी। मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो एक प्लेट लेकर आई। उसने बड़े आराम से मिठाई मेरे सामने रख दी। चेस्टनट केक छोटे छोटे प्लम ब्लॉसम के आकार में बने थे। ऊपर चमकती हुई ओस्मेंथस शुगर लगी थी और उनसे मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। उसी पल मेरी सांस रुक गई। यही स्वाद था, बिल्कुल वही जो पापा बनाया करते थे। दिल के अंदर से अचानक एक गर्माहट उठी और मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। कैसा है? टेस्ट अच्छा है ना? लड़की मेरे सामने बैठ गई। दोनों हाथों से ठोड़ी टिकाकर वो बड़ी उम्मीद से मुझे देख रही थी। मैंने दिल से तारीफ की। इसका स्वाद बिल्कुल मेरे पापा जैसा है, मतलब जैसे वो बनाया करते थे। सच में? उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। इस मिठाई की रेसिपी मेरी नानी ने मुझे सिखाई थी। वो कहती थी कि अब बहुत कम लोग इसे बनाना जानते हैं। मैं मुस्कुराया। तुम्हारी नानी जरूर बहुत कमाल की इंसान रही होंगी। वो गर्व से हल्का सा सीना फुलाकर बोली। बिल्कुल, वैसे मेरा नाम शेन योचू है और ये दुकान मेरी है। आप? मैंने जवाब दिया। निंगी। उस दिन हम ऐसे बातें करने लगे जैसे सालों पुराने दोस्त हों। मुझे पता चला कि उसका परिवार पीढ़ियों से खाने की कला सीखता आया था। उसके पूर्वज कभी शाही रसोइये थे। बचपन से ही वो इन पारंपरिक कलाओं के बीच बड़ा हुआ था। उसे बड़ी कंपनियों वाली 9 to 5 नौकरी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने ये छोटी सी दुकान खोली, बस ताकि ये पुराने स्वाद और परंपराएं जिंदा रह सकें। हैरानी की बात ये थी, उसकी सोच मेरी सोच से काफी मिलती थी। हम दोनों को धीमी और शांत जिंदगी पसंद थी और पारंपरिक संस्कृति के लिए तो जैसे पागलपन वाला प्यार था। उस दोपहर मैं काफी देर तक उसी छोटी मिठाई की दुकान में बैठा उससे बातें करता रहा। खिड़की से आती धूप पर्दों के बीच से होकर उस पर पड़ रही थी। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। जब वो बात करता था, उसकी आंखें चमकती थीं और कभी कभी उसकी मासूम सी मुस्कान यूं ही निकल जाती थी। उसे देखते हुए मुझे लगा जैसे दिल के अंदर कोई खाली जगह धीरे धीरे भर रही हो। मेरे अंदर जो दिल पुनर्जन्म और पिछली जिंदगी के दर्द से बूढ़ा और कठोर हो चुका था, वो पहली बार फिर से नरम पड़ने लगा। उस दिन के बाद शेन योचू की मिठाई की दुकान मेरी नई पसंदीदा जगह बन गई। मैं रोज वहाँ जाने लगा, कभी उसकी नई बनाई मिठाई खाने, कभी उसकी हाथ की बनी चाय पीने और कई बार बस चुपचाप बैठकर उसे काम करते देखने। वो हमेशा व्यस्त रहता था। दुकान में वो अकेला ही था। सामान तैयार करना, खाना बनाना, ग्राहकों को सर्व करना, सफाई करना, सब कुछ खुद करता था। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान रहती थी। धीरे धीरे मैंने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। पहले बर्तन धोने में, फिर सब्जियां काटने में और बाद में तो उसने मुझे अपनी किचन में आने तक की इजाजत दे दी। उसकी किचन बड़ी नहीं थी, लेकिन बेहद साफ और व्यवस्थित थी। हर चीज अपनी जगह पर करीने से रखी हुई। काम करते वक्त वो पूरी तरह ध्यान में डूब जाता था, बिल्कुल किसी कलाकार की तरह। उसके पतले और खूबसूरत हाथों को साधारण चीजों को कला में बदलते देखना अपने आप में एक सुख था। एक दिन मैं उसके लिए आटे की भारी बोरी उठा रहा था। जिम से अभी अभी लौटा था तो सिर्फ फिटिंग वाला स्पोर्ट्स वेस्ट पहना हुआ था। शेन योचू पीछे खड़ा था, मेरी मेहनत से उभरती मसल्स को देख रहा था। उसके गाल हल्के लाल हो गए। फिर धीरे से बोला, निंगी, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। मैंने आटे की बोरी नीचे रखी, फिर जानबूझकर सीना थोड़ा और तान लिया। सोचा था वो शर्म से भाग जाएगा, लेकिन उम्मीद के उल्टा उसने सच में हाथ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां हल्की ठंडी थीं और उनमें मीठे चावल जैसी हल्की खुशबू थी। उसने धीरे से मेरी एब्स के बीच उंगली से दबाया। उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। वाह, कितना हार्ड है। उसी पल मेरा पूरा शरीर तन गया। पेट से लेकर सिर तक अचानक गर्मी सी दौड़ गई। मेरी दोनों जिंदगियों में ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे इस तरह छेड़ा था। मैं उसकी मासूम लेकिन जिज्ञासु शक्ल देखकर समझ ही नहीं पा रहा था, हंसू या शर्माऊं। मैंने उसका शरारती छोटा सा हाथ पकड़ लिया, इतना नरम जैसे हड्डियां ही ना हो। मैं थोड़ा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। अगले ही पल उसका चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया, बिल्कुल पके हुए सेब जैसा। वो तुरंत हाथ छुड़ाकर पलटी और भागकर किचन से बाहर निकल गई। उसे ऐसे भागते देखकर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ये लड़की सच में बहुत प्यारी थी।
धीरे धीरे हमारा रिश्ता रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में गर्म होने लगा। हमारे पास बात करने के लिए कभी टॉपिक्स खत्म ही नहीं होते थे। खाने से लेकर शराब बनाने तक, कुनक व ओपेरा से लेकर गुचिन तक। मैंने महसूस किया शेन योचू किसी खजाने जैसी है। हर बार उसके अंदर कुछ नया मिल जाता था। वो गुजेंग बजा सकती थी, स्याही वाली पेंटिंग बना सकती थी, यहाँ तक कि खुद का रूज भी बनाती थी। वो बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे पुराने जमाने से कोई शांत और खूबसूरत लड़की समय पार करके यहाँ आ गई हो। उसके साथ रहने पर मुझे लगता था पूरी दुनिया धीमी हो गई है, शांत, आरामदायक, सुंदर। मेरा वो दिल जो सिर्फ आराम से पड़े रहने के लिए तैयार हो चुका था, अब धीरे धीरे फिर धड़कने लगा। मैं हर दिन उससे मिलने का इंतजार करने लगा, उसकी मुस्कान देखने का इंतजार, उससे छोटी छोटी बहस करने का इंतजार, उसकी अनजानी प्यारी हरकतों का इंतजार। यहाँ तक कि मैं सोचने लगा अगर भविष्य में वो हर दिन मेरे पास रहे तो शायद जिंदगी बुरी नहीं होगी। मैंने उसकी मिठाई की दुकान को एक खास नाम दिया। मैं उसे रॉयल किचन कहता था और उसने मेरा निकनेम रख दिया लेटू जमींदार, क्योंकि उसके हिसाब से मैं दिन भर कुछ नहीं करता था, बस उसकी दुकान पर आकर किराया वसूल करता था और उसकी सारी बेस्ट मिठाइयाँ खा जाता था। हम दोनों जानते थे कि दोस्ती और प्यार के बीच अब सिर्फ एक कदम बचा है और वो आखिरी दीवार एक हादसे ने तोड़ी। उस दिन एक अमीर बिगड़ैल लड़का स्पोर्ट्स कार में दुकान पर आया। जैसे ही उसने शेन योचू को देखा उसकी नजरें बदल गईं। उसका अंदाज बेहद घटिया और फ्लर्टी था। आते ही बोला कि वो पूरी दुकान बुक करना चाहता है और शेन योचू को उसके साथ चलना होगा। जाहिर है शेन योचू ने साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, वो अमीर ज्यादा गुस्से से पागल हो गया। दुकान में हंगामा शुरू कर दिया, काफी सामान तोड़ दिया। उस वक्त मैं भी वहीं था, किचन में नई रेसिपी पर काम कर रहा था। बाहर का शोर सुनते ही तुरंत भागकर आया। दुकान की हालत देखकर और शेन योचू का सफेद पड़ा चेहरा देखकर मेरे अंदर अचानक आग भड़क उठी। इतना गुस्सा मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैं सीधे शेन योचू के सामने खड़ा हो गया और उस अमीर लड़के को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। वो घमंड से मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोला, तू होता कौन है बे, मेरे मामले में टांग अड़ाने वाला। मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन निकाला और लाओ वू को कॉल लगा दिया। लाओ वू, एक नंबर प्लेट चेक करो और 5 मिनट के अंदर इस आदमी और इसकी फैमिली की कंपनी को बीजिंग से गायब कर दो। अमीर लड़का पहले 1 सेकंड रुका, फिर जोर जोर से हंसने लगा। ओहो, फिल्म चल रही है क्या? 5 मिनट में मेरी फैमिली खत्म कर देगा? पता भी है मेरा बाप कौन है? मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा, ऐसे जैसे किसी लाश को देख रहा हूँ। 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हंसी पूरी तरह जम गई। क्या पापा, आप क्या बोल रहे हो? कंपनी के सारे अकाउंट फ्रीज हो गए, सारी पार्टनरशिप कैंसिल? ये कैसे हो सकता है? हमने आखिर किसे नाराज कर दिया? उसकी आवाज डर से कांप रही थी और फिर धड़ाम, वो सीधे घुटनों पर गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे सामने इंसान नहीं, कोई राक्षस खड़ा हो। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैंने शांत आवाज में कहा, अब निकल सकते हो। वो घबराकर तुरंत भागा, इतनी जल्दी कि अपनी चमचमाती स्पोर्ट्स कार तक छोड़ गया। दुकान फिर से शांत हो गई। शेन योचू मुझे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी थी और थोड़ा सा एडमिरेशन भी। तुम। मैं उसकी तरफ मुड़ा। धीरे से उसके चेहरे पर बचे आंसू पहुंचे। फिर नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने झुककर उसके हल्के ठंडे होंठों को चूम लिया। उसके होंठ बिल्कुल वैसे ही नरम थे जैसा मैंने सोचा था। उनमें ऑस्मेंथस शुगर की मीठी खुशबू थी। शुरुआत में वो पूरी तरह जम गई, बिल्कुल डरी हुई हिरनी जैसी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और फिर उसने बहुत हल्के से मेरे किस का जवाब दिया। वो किस गहरा नहीं था, बस हल्का सा, लेकिन मेरे दिल पर उसका असर बिजली जैसा हुआ। काफी देर बाद मैंने मुश्किल से खुद को उससे अलग किया। उसने सिर झुका लिया। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो मेरी तरफ देख तक नहीं पा रही थी। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा, उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। फिर गंभीर आवाज में पूछा, शेन योचू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने अपने होंठ हल्के से काटे। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह कांप रही थीं। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीरे से कहा, हम्मा। इतनी धीमी आवाज जैसे मच्छर बोल रहा हो, लेकिन मैं फिर भी मुस्कुरा पड़ा, पूरा बेवकूफों की तरह। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया।
उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। दो जिंदगियां जीने के बाद पहली बार मुझे समझ आया दिल का धड़कना क्या होता है, खुशी क्या होती है। वो मेरी बाहों में धीरे से बोली, अभी तुम बहुत डरावने लग रहे थे, तुमने सच में डराया मुझे। फिर उसने ऊपर देखकर पूछा, निंगी तुम आखिर हो कौन? एक फोन कॉल में कंपनी खत्म कर दी। मैं उसकी साफ और मासूम आंखों को देखकर समझ गया अब उससे सच्चाई छुपाना मुश्किल है। मैंने उसकी नाक हल्के से खींची और मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही बताया था ना, मैं एक सिंपल जिंदगी जीने वाला अमीर जमींदार हूँ, बस मेरी जमीन थोड़ी ज्यादा है। फिर मैंने उसे अपनी कहानी का कुछ हिस्सा बताया। बेशक पुनर्जन्म वाला राज नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि पापा मेरे लिए बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए थे और मैंने उस पैसे से कुछ इन्वेस्टमेंट किए, बस थोड़ा बहुत पैसा बन गया। शेन योचू ने आंखें झपकाईं। थोड़ा बहुत? जो 5 मिनट में कंपनी बंद कर दे, इतना थोड़ा? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी समझ के हिसाब से कहा, हम्मा शायद मैं तुम्हारी जैसी मिठाई की दसियों हजार दुकानें खरीद सकता हूँ। शेन योचू ने जोर से सांस खींची। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगा। काफी देर बाद उसने सदमे में मुझे देखा। तुम तो बिलियनेयर हो। मैंने सिर हिला दिया। वो अचानक चुप हो गया और पहली बार मुझे थोड़ा डर लगा। मुझे लगा शायद हमारे बीच का ये बहुत बड़ा फर्क उसे पीछे हटा देगा, लेकिन काफी देर की खामोशी के बाद उसने अचानक सिर उठाया और बेहद गंभीर चेहरे से मेरी तरफ देखा। निंगी ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारे पैसे मेरे पैसे और मेरे पैसे फिर भी मेरे ही पैसे। एक पल के लिए पूरी तरह चुप रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। मैंने उसे सीधा गोद में उठाया और कई बार घुमा दिया। ठीक है, सब तुम्हारी बात मानूंगा। इतना घूमने के बाद मेरा छोटा हेड शेफ चकरा गया। वो बस मेरी गर्दन पकड़कर हंसता रहा। उसकी हंसी बिल्कुल चांदी की घंटियों जैसी थी। उसी पल मुझे समझ आ गया, मैंने सही इंसान चुना है। शेन योचू मुझे मेरे पैसे या हैसियत की वजह से नहीं चाहता था, वो सिर्फ मुझे चाहता था। उसके साथ रहने के बाद मेरी आलसी जिंदगी में पहली बार रंग आने लगे। हम साथ में नई मिठाइयाँ बनाते, नई शराबें तैयार करते। वो मुझे सुबह सुबह मार्केट ले जाता। कभी कभी तो 1 रुपए बचाने के लिए सब्जी वाले से ऐसी बहस करता जैसे देश की अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी हो। और दूसरी तरफ मैं उसे मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट्स में ले जाता, दुनिया भर का खाना खिलाने। उसे मेरी एब्स छूना बहुत पसंद था। कहता था ये तो वॉशबोर्ड जैसे हैं। और मुझे उसकी गर्दन पर किस करना पसंद था, खास तौर पर उसकी एडम्स एप्पल पर। फिर उसके लाल होते गाल और कांपता चेहरा देखना, उफ, हम बिल्कुल किसी भी प्यार में डूबे कपल जैसे थे। इतने मीठे, इतने चिपकू कि लाओ वो रोज शिकायत करता था, बॉस मैं रोज रोज इतना कपल वाला प्यार देखकर डायबिटीज का मरीज बन जाऊंगा। बॉस ये हुआन्यू ग्रुप की एक्विजिशन डील है, सिग्नेचर चाहिए, वहाँ रख दो। पहले मैं योचू के लिए मिश्री वाला नाशपाती सूप बना लूं। बॉस यूरोपियन रॉयल बैंक्वेट का इनविटेशन आया है, मना कर दो। मुझे योचू के साथ नई रिलीज हुई मूवी देखने जाना है। बॉस शाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट शाओ आपसे मिलना चाहती हैं। जब लाओ वू ने प्रेसिडेंट शाओ कहा तो उसने मेरी तरफ सावधानी से देखा। मेरा हाथ हल्का सा रुक गया। काफी समय से मैंने शाओ वानकिंग नाम नहीं सुना था। मैंने आराम से पूछा, उसे मुझसे क्या काम है? लाओ वू ने समझाया, शाओ ग्रुप हाल ही में कैश फ्लो प्रॉब्लम में फंस गया है, उन्हें तुरंत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उन्होंने हमारे यीफान शुनफेंग के बारे में सुना है और पार्टनरशिप चाहते हैं। यीफान शुनफेंग वो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जो मैंने लाओ वू से बनवाई थी, मेरे विशाल बिजनेस साम्राज्य का बस एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन ये छोटा हिस्सा भी शाओ ग्रुप के लिए आसमान छूने जैसा था। सच कहते हैं समय हमेशा बदलता है। वही घमंडी और ठंडी प्रेसिडेंट जिसने कभी कहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, आज मुझसे इन्वेस्टमेंट मांग रही थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने कहा, अगर बात करनी है तो उसे खुद मेरी किचन में आना होगा। मेरी किचन, वही दाईं तरफ वाली मिठाई की दुकान। लाओ वो पूरी तरह कंफ्यूज दिख रहा था। मैंने और भी कहा, और हाँ, उसे प्रपोजल लेकर आने को बोलो, तभी उसकी सिंसेरिटी दिखेगी। असल में मैं देखना चाहता था कि शाओ वानकिंग का चेहरा कैसा होगा जब वो मुझे और शेन योचू को साथ देखेगी, जब वो उस निकम्मे इंसान को देखेगी जिसे वो कभी तुच्छ समझती थी और जो आज उसके लिए आसमान जैसा बन चुका था। सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आने वाला था जिस दिन शाओ वानकिंग आई। मैं किचन में शेन योचू के पसंदीदा केकड़ा रो डम्पलिंग्स बना रहा था। मैंने सफेद शेफ यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ऊपर एप्रन और हाथ पूरे आटे से भरे हुए थे। शेन योचू पीछे से मुझे बिल्ली के बच्चे की तरह पकड़कर खड़ा था। उसकी ठोड़ी मेरे कंधे पर टिकी हुई थी और वो चुपके चुपके अभी अभी स्टीम किए हुए केकड़े का रो खा रहा था। साथ में मेरी डम्पलिंग्स की शिकायत भी कर रहा था। ये वाली प्लेटिंग अच्छी नहीं है, फिर से बनाओ। अरे सूप बाहर निकल जाएगा, बेवकूफ। फिर थोड़ी देर बाद सिर हिलाकर बोला, हम्मा ये वाली ठीक है।
महान हेड स्टुअर्ड, इसे अप्रूव करता हूँ। मैं उसे बस शरारतें करने देता रहा और बीच बीच में पलटकर उसके गाल पर किस कर देता। पूरी किचन खाने की खुशबू और हमारे बीच की मीठी नजदीकियों से भरी हुई थी। और तभी दरवाजा खुला। शाओ वानकिंग अंदर आई। आज उसने काला बिजनेस सूट पहना हुआ था, बाल हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट सेट, चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ठंडी सीईओ वाली इमेज बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी, वो वहीं जम गई। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो रहस्यमय, ताकतवर और सबके ऊपर बैठा हुआ बॉस असल में वही निकम्मा इंसान निकलेगा जिसे वो कभी तुच्छ समझती थी। और उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात, वो निकम्मा अभी एप्रन पहनकर एक छोटी सी मिठाई की दुकान की किचन में किसी लड़की के लिए सूप बना रहा था, और वो लड़की पीछे से उसे ऐसे पकड़कर खड़ी थी जैसे दुनिया में कोई उसे छीन ना सके। शाओ वानकिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसकी हमेशा शांत और तर्क वाली आंखों में पहली बार हैरानी थी, उलझन थी और एक ऐसी बिखराहट जिसका शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे अभी अभी उसे नोटिस किया हो। ओह मिस शाओ, आप आ गईं? मैंने हाथ पोंछे, एप्रन उतारा और बस औपचारिक सा सिर हिला दिया। शेन योचू भी पीछे से झांका। उसने उत्सुकता से शाओ वानकिंग को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से मेरे कान में बोला, निंगी, ये कौन है? बहुत डरावनी लग रही है। क्या ये खाना मांगने आई है? मैं हंस पड़ा और उसकी नाक हल्के से दबा दी। शेन योचू खुद भी हंसी रोक नहीं पाया। उधर शाओ वानकिंग का चेहरा सफेद से हरा और हरे से लाल हो गया। सच में देखने लायक सीन था। उसने मुट्ठियां इतनी कस ली कि नाखून हथेली में धंस गए। फिर दांत पीसते हुए बोली, निंगी, हद मत पार करो। मैंने भौं उठाई। मिस शाओ, अगर मुझे सही याद है तो आपने ही कहा था कि हमारा अब कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज आप खुद मेरे दरवाजे पर आई हैं। तो अगर खाना मांगने नहीं आई तो फिर किस लिए? मैं शेन योचू को लेकर बाहर वाली टेबल पर बैठ गया। उसके सामने अभी अभी बने गर्मा गर्म शाओलोंग बाओ रखे। वो खुशी से उन्हें खाने लगा और मैं धीरे से शाओ वानकिंग की तरफ मुड़ा, फिर सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मिस शाओ, बैठिए। क्या काम है? मेरी आवाज बिल्कुल कैजुअल थी, जैसे कोई मामूली इंसान सामने बैठा हो। ये उस बिजनेस नेगोशिएशन से बिल्कुल अलग था जिसकी उसने कल्पना की थी। ना कोई तनाव, ना कोई शब्दों की लड़ाई, बस हर तरफ से साफ दिखती हुई मेरी पकड़। शाओ वानकिंग ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर बैग से एक मोटी फाइल निकाली और मेरे सामने रख दी। मिस्टर निंग, ये शाओ ग्रुप का अगले 5 साल का डेवलपमेंट प्लान है और ये हमारा फाइनेंसिंग प्रपोजल। रुकिए, मैंने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मिस शाओ, लगता है आप कुछ गलत समझ रही हैं। वो हल्का सा चौंकी। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और धीरे धीरे बोला, अभी आप मुझसे मदद मांग रही हैं, मैं आपसे नहीं। मुझे आपके प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ इशारा किया, फिर बगल में खुशी से डम्पलिंग्स खा रहे शेन योचू की तरफ। क्या तुम्हें लगता है मैं इसके लायक हूँ? ये सुनते ही शाओ वानकिंग का शरीर हल्का सा कांप गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर शेन योचू की तरफ जो बगल में बैठा खुशी खुशी शाओलोंग बाओ खा रहा था। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो ये तक नहीं कह पाई कि वो मेरे लायक है। मेरा सवाल उसकी घमंडी आत्मा में चाकू की तरह घुस गया था। उसके सामने बैठा आदमी हैंडसम, बेहद अमीर, ताकतवर, लेकिन फिर भी एक साधारण लड़की के लिए खुद किचन में खाना बना रहा था। और उसकी आंखों में जो प्यार था, वैसी नरमी शाओ वानकिंग ने शायद जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। शेन योचू साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। वो ऐसा इंसान लग रहा था जो प्यार में पूरी तरह घिरा हुआ हो। हम दोनों साथ बैठे थे जैसे कोई शांत और खूबसूरत पेंटिंग, और शाओ वानकिंग महंगे सूट में, हाथ में भारी प्रपोजल। लेकिन उस पल वो बस एक जोकर जैसी लग रही थी जो मेरे सामने थोड़ी सी दया मांगने आई हो। शायद उसे खुद याद आ गया होगा, कुछ साल पहले वही मेरे सामने खड़ी होकर कह रही थी, मेरी दुनिया से दूर हो जाओ। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। उसके अंदर पछतावे और ताने जैसा दर्द उमड़ने लगा। उसका घमंड, उसकी समझदारी, सब उसी पल टूट गया। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, आवाज भारी और टूटी हुई थी, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। मैं हल्का सा हंसा, अच्छा, लेकिन मुझे याद है किसी ने मुझे कचरा कहा था, परजीवी कहा था, और कहा था कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। शाओ वानकिंग के चेहरे का आखिरी रंग भी उड़ गया। उसे समझ आ गया था, मैं वही शब्द उसी के मुंह पर वापस मार रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे सारी ताकत जुटा रही हो। फिर धीरे से बोली, मैं मानती हूँ, तब मैं अंधी थी, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन बिजनेस अलग चीज है। ये सहयोग शाओ ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया, मुझसे भीख मांगने का हक किसने दिया? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मिस शाओ, किस हक से? मेरी एक्स मंगेतर होने के नाते, या फिर
एक हारी हुई इंसान की तरह। बगल में खड़ा शेन योउचू पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन समझदारी से उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक छोटा सा डंपलिंग मेरे कटोरे में रख दिया और अपनी साफ आंखों से मुझे सपोर्ट करने लगा। बस उसी छोटे से इशारे ने शाओ वांकिंग की आखिरी दीवार भी तोड़ दी। उसने हमारे बीच की वो समझ देखी जो बिना बोले भी महसूस हो रही थी, वो नजदीकी जो हड्डियों तक उतर चुकी थी और जिसे वो जिंदगी भर शायद कभी हासिल नहीं कर पाएगी। शाओ वांकिंग हमेशा सोचती थी कि वो करियर की सबसे ऊंची चोटी का पीछा कर रही है, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सफलता, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ ऊपर खड़े होकर पूरी दुनिया को नीचे देखने में दिल कितना खाली हो सकता है, कितना ठंडा। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन वो एक इंसान खो दिया जो शायद उसके दिल को सच में गर्माहट दे सकता था। उसकी आवाज कांपने लगी, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हमेशा बर्फ जैसी ठंडी रहने वाली शाओ वांकिंग अब रो रही थी। आंसू उसके खूबसूरत चेहरे पर बह रहे थे और उसकी कीमती प्रपोजल फाइल तक भीग चुकी थी। मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा, ना कोई खुशी, ना बदले का मजा, बस बेरुखी। पिछली जिंदगी में शायद मैं उसके आंसुओं से पिघल जाता, लेकिन अब नहीं। मैंने वो प्रपोजल उठाया, एक नजर डाली और सीधा पास वाले कूड़ेदान में फेंक। अगली बार जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तब वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स होंगे। और हाँ, मेंबरशिप ऑन कर दी है, ले लो, वहाँ तो गारंटीड नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।